क्रिकेट की स्पेशल ट्रांसमिशन जुनून अब तक में आप सबको खुशामदीद। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 में दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला जारी है। कल कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स को शिकस्त देकर टूर्नामेंट से बाहर किया। इस कामयाबी के साथ ही कोयटा की जो टीम है वो प्ले ऑफ रेस की दौड़ में शामिल हो गई है और आज दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें हैं जो कि आपस में आज मैच खेल रही हैं। इस वक्त ये मैच पिंडी स्टेडियम में जारी है। पेशावर ने 207 रन बनाए थे जिसके जवाब में लाहौर कलंदर्स की बैटिंग इस वक्त जारी है। PSL और खिलाड़ियों से जुड़ी खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूँ ज़िशान यासीन और ये खुसूसी ट्रांसमिशन है जुनून अब तक की। हमारे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद हैं अब तक के हेड ऑफ स्पोर्ट्स उबैद आवान और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बुशरा गुल। सबसे पहले बात कर लेते हैं उबैद से। उबैद, PSL 8 में इस वक्त लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का जो मैच है उस वक्त जारी है। लाहौर कलंदर्स ने प्ले ऑफ में जगह बनाई हुई है, लेकिन पेशावर के लिए इस मैच में कामयाबी कितनी ज़रूरी है, आपको क्या लगता है? रहीम जी, ज़िशान, आज का मैच जो है वो पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि उसने अभी तक प्ले ऑफ में जगह नहीं बनाई है और उसे इस मैच में लाजमी कामयाबी चाहिए कोयटा को बाहर करने के लिए और अपनी जगह बनाने के लिए, ताकि पेशावर ज़ल्मी की सीट जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाए उसकी पोजीशन। लेकिन इस वक्त अगर देखें तो लाहौर की टीम जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार नज़र आ रही है। 4 विकेटें उनकी गिर चुकी हैं। अगरचे 5वीं विकेट पर अच्छी पार्टनरशिप चल रही है, लेकिन आस्किंग रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि लाहौर की टीम को इस मैच में इस वक्त मुश्किलात का सामना है, क्योंकि अगर एक आध विकेट गिर गई तो फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हदफ बहुत बड़ा है। 208 रन हैं और उस तक पहुंचने के लिए जो है वो काफ़ी टाइम लगेगा। 82 रन जो है वो अब से थोड़ी देर पहले तक बना रखे थे लाहौर कलंदर्स की टीम ने। 13वां ओवर चल रहा था और 4 विकेटें गिर चुकी थी, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है लाहौर कलंदर्स की टीम को इस हदफ का ताक़ुब करते हुए। तो लग ये रहा है कि पेशावर ज़ल्मी इस मैच में कामयाबी हासिल करेगा और 2 कीमती पॉइंट भी पेशावर ज़ल्मी के नाम होंगे। अच्छा, यानी अगर आज ये मैच जीत जाता है पेशावर तो 2 कीमती पॉइंट्स के बाद प्ले ऑफ में बॉलिंग को तो एक्सपेंसिव रही है। शहनशाह अगर विकेट्स ना लेते डेप्थ में तो ये लग यही रहा था कि 230 तक भी हदफ जा सकता है। लेकिन पेशावर ज़ल्मी की एक अच्छी बात है कि पेशावर ज़ल्मी और कराची की मैं बात करती आई हूँ कि ये मैचेस काफ़ी इन्होंने लूज़ भी किए हैं, लेकिन ये 200 के करीब भी अगर स्कोर हुआ है तो ये फाइटिंग करती हुई भी दिखी हैं और एक अच्छे डिसेंट स्कोर देने में भी इनका अहम रोल रहा है। पेशावर ज़ल्मी की मैं यही कहूँगी कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है और अपनी गलतियों से सीख कर कम बैक कर रही है और अब यही लग रहा है कि 200 का भी हदफ जो है वो जिस तरीके से लाहौर कलंदर की बैटिंग में परफॉर्मेंस आ रही है, उनका अपने इस स्कोर की चेजिंग की तरफ जाना नामुमकिन सी बात हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि आज चूँकि पहला मैच था पिंडी में लाहौर कलंदर का, नई कंडीशन है, पिच भी नई है, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे ख्याल में, और दूसरा ये कि जिस तरीके से क्वालिफाई कर चुके हैं प्ले ऑफ के लिए, तो लाहौर जो है वो साइकोलॉजिकली अब रिलैक्स नज़र आ रही है। लेकिन बात वहीं पर आ जाती है कि लाहौर को इसका फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी टीमों के लिए बड़ी सिचुएशन हो जाएगी। कोयटा की, जैसे कल हम बात कर रहे थे कि कोयटा की सूरत उसी सूरत में बन सकती है कि पेशावर कोई मैच हारेगी तो कोयटा के बाकी अपने तमाम मैचेस जीते तो उसके लिए जगह बन सकती है। इसी तरीके से मुल्तान सुल्तान भी इनके साथ सफ़र कर रही है, जैसे अभी उबैद ने भी बताया। तो ये टीमें ऐसी हैं जिनको अपने मैचेस आगे जाने के लिए जीतने बहुत ज़रूरी हैं। बाकी अगर सेफ हैं तो इस्लामाबाद और लाहौर हैं, और आज का मैच लाहौर के लिए मैं ये कहूँगी कि आगे उन्होंने अपने बाकी मैचेस वापस अपने होम ग्राउंड पर जाके खेलने हैं, फाइनल भी उन्होंने खेलना है, तो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन बहरहाल लाहौर कलंदर ऐसी टीम है, अगर आज एक्सपेंसिव साबित हुई है तो कल वो अपनी गलतियों से सीखकर कम बैक कर लेगी। और यही देखा जा रहा है कि अब जो नेक्स्ट जो टीम होगी, तीसरी टीम कौन सी होगी जो कि क्वालिफाइंग मरहले के लिए जाएगी। लेकिन देखना ये होगा कि प्लेयर्स जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। अभी भी लाहौर कलंदर किसी भी टाइम, आपको पता है, कोई भी अगर पार्टनरशिप लग जाए तो सिचुएशन चेंज हो सकती है, लेकिन स्टार्ट पेशावर ज़ल्मी ने बड़ा अच्छा बॉलिंग में लिया है। ठीक है। अच्छा उबैद, आपको लगता है कि आज ज़ाहिर इतने ज़्यादा रन बना लिए हैं और अगर विकेट ना गिरती तो ज़ाहिर मज़ीद रन बन सकते थे, आपको लगता है कि ये बैटिंग पिच है, लाहौर को भी उतना ही मौका मिलेगा जिस तरह पेशावर को मिला है और बॉलर्स को परेशानी होगी दूसरी इनिंग में भी? देखिए, पेशावर की इनिंग को अगर उठाकर देखें तो सबसे जो अहम इस मैच के अंदर और इस इनिंग के अंदर हम देखते हैं वो बाबर आजम और साइम अयूब, जिन्होंने बड़ी अच्छी
पार्टनरशिप बनाई, पहली विकेट पर 100 रन बनाए, 107 रन जो है वो पहली विकेट पर बन गए थे। तो उसने एक अच्छा स्टैंड दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया पेशावर ज़ल्मी को कि वो एक बड़ा स्कोर कर सकते थे। और जैसे बुशरा ने कहा कि 230-240 हमें बनता हुआ नज़र आ रहा था अगर बाद में विकेटें न गिरती। शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की और उसने आकर विकेटें गिराई, जिसकी वजह से पेस जो है वो कम हो गया। क्योंकि अगर स्कोर कार्ड उठाकर देखें तो सिर्फ 4 बैट्समैन हमें नज़र आ रहे हैं, जिसमें बाबर आजम है, साइम अयूब है, टॉम कोलर कैडमोर है और फिर हसीबुल्लाह खान है, जिन्होंने 10 या उससे ज़्यादा रन बनाए। बाकी तमाम बैट्समैन जो है वो कोई 0 पे है, तो कोई 7 रन, तो कोई 6 रन, तो 5 रन, तो इस तरह से वो तमाम आउट हो गए। तो अगर नीचे के नंबर के जो बैट्समैन हैं वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते, 10-10 रन भी बनाते, तो मेरे ख्याल में स्कोर ज़्यादा हो सकता था। और लाहौर की टीम आज थोड़ा रिलैक्स नज़र आ रही है, लेकिन एक वेकअप कॉल भी हो सकती है लाहौर के लिए कि इस तरह की परफॉर्मेंस जो है अगर उन्हें प्ले ऑफ में आ गई या जो नॉकआउट मैचेस हैं वहाँ पर अगर लाहौर की परफॉर्मेंस इस तरह की आ गई तो फिर उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। तो आज लाहौर के लिए सीखने के लिए जो है वो मेरे ख्याल में बहुत कुछ है। ठीक है। अच्छा, उवैद, साइम अयूब की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक बार फिर अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, 36 गेंदों पर उन्होंने 68 रन बनाए। ओपनिंग पोजीशन पर मुकाबला काफ़ी सख्त होता जा रहा है। क्या ये आपको लगता है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के लिए भी एक चैलेंज हो सकता है? उनकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप है उसके लिए एक नया चेहरा सामने आ रहा है? बिल्कुल, काफ़ी सारे प्लेयर हैं जो कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं PSL के अंदर, और मुख्तलिफ पोजीशंस पर हम देख रहे हैं कि प्लेयर्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। आप विकेट कीपिंग को देख लें तो आज़म खान उसमें आए हैं, मोहम्मद हारिस आए हैं, इसी तरह रिजवान ऑलरेडी जो है वो विकेट कीपर के तौर पर जो है वो कौमी टीम के साथ हैं। फिर आप देख लें सरफराज अहमद की परफॉर्मेंस जो है वो भी कोई इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है, अगरचे उनकी टीम मुसलसल हारती रही, लेकिन अच्छा मुकाबला जो है वो हम देख रहे हैं। इसी तरह ओपनिंग के ऊपर भी जो है वो काफ़ी प्लेयर हैं। शान मसूद को देख लें, उसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी जा रही है। उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक जो है वो भी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। फिर अब साइम अयूब जो है तसलसल के साथ अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और बैकअप प्लेयर जो है वो पाकिस्तान के पास काफ़ी होंगे। इस PSL ने हमेशा प्लेयर दिए हैं पाकिस्तान को, और अब भी हम यही देख रहे हैं कि प्लेयर्स जो है वो आ रहे हैं और पाकिस्तान के पास बैकअप अच्छा होगा, बेंच स्ट्रेंथ जो है वो मजबूत होगी। ठीक है। अच्छा, बुशरा, कराची किंग्स का थोड़ा सा जिक्र कर लें। PSL 8 में जो प्ले ऑफ मरहला था उसे बाहर होने वाली जो पहली टीम है वो कराची किंग्स है। ज़ाहिर परफॉर्मेंस हम थ्रू आउट द टूर्नामेंट देखते आ रहे हैं और बहुत मुश्किल चांसेस लग रहे थे। कल के मैच में भी ऐसा लगा था कि कराची के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने वक्त से पहले ही हथियार डाल दिए, पहले ही हार मान ली थी। बिल्कुल ज़ीशान, कराची की अगर मैं बात करूं तो यही कहूँगी कि कराची ने कोई भी मैच अच्छे से फिनिश नहीं किया है, उसमें फिनिशर का मसला रहा है। दूसरी बात मैं करूं तो मैं ये कहूँगी कि स्टार्ट से ही मैं, उबैद, कोई भी हमारे साथ यहाँ पे एंकर्स जितने भी बैठे रहे हैं, यही डिस्कशन चलती रही कि कराची डे फर्स्ट से कॉम्बिनेशन बनाने में कमज़ोर रहा है। फिर जब कॉम्बिनेशन में कुछ काम हुआ तो प्लेयर्स की अपनी परफॉर्मेंस जो है वो डाउन होना शुरू होगी। सिर्फ इमाद वसीम के अलावा आप खुद बताएं कि कौन सा प्लेयर है जिसने अपनी टीम के लिए परफॉर्म किया हो। शोएब मलिक को आपने ट्रेड किया है जनाब पेशावर ज़ल्मी से, बाबर आजम को उधर भेजा और उनको इधर लेकर आए। शोएब मलिक की आप एवरेज उठाकर देख लें अगर, तो 28 के एवरेज से वो खेले हैं। T20 के नामी गिरामी प्लेयर हैं शोएब मलिक, और तीसरे नंबर पर उनका नाम आता है। और उसके बाद इस तरीके की परफॉर्मेंस, मेरा ख्याल है कि इंडिविजुअल भी अगर उन्होंने कोई फिनाई है तो उस इंडिविजुअल का कोई उस वक्त तक फ़ायदा नहीं होता जब वो इंडिविजुअल आपकी टीम के लिए कोई कारआमद साबित ना हो। हमेशा से मैं कहती आई हूँ, देखें बहुत से प्लेयर ऐसे हैं, जैसे मैं आज़म खान का नाम ले लूँ, कि अगर वो 100 नहीं कर पाते हैं लेकिन उनका जो स्कोर है वो टीम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ये चीज़ होती है कि आप टीम के लिए खेलें तो आपका अगर कम से कम स्कोर भी हो तो वो बहुत ज़्यादा सराहा जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि कराची को अपने कॉम्बिनेशन पर डे फर्स्ट से काम करना चाहिए था। फिर जो बेंच स्ट्रेंथ पे टैलेंट को बिठाकर ज़ाया करते हैं, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। फिर जो खिलाड़ियों में ठीक है एग्रेशन होना चाहिए, लेकिन वो एग्रेशन जो है वो आपकी गेम में नज़र आना चाहिए। आपको अपनी लाइन और लेंथ का ख्याल रखना चाहिए। तो ये सिचुएशन ऐसी थी कराची के लिए कि स्टार्ट अच्छा लेती थी
लेकिन एंड कराची हमेशा से खराब करती रही है। तो मैं यही कहूंगी कि कराची जो है वो लास्ट मैच में भी हमने देखा कि काफी उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो उस तरह की कॉन्फिडेंट नहीं थी। आपने कराची के अगर हम देखें तो 9 मैच खेले हैं, 7 हारे हैं, 2 जीते हैं उन्होंने मैचेस। तो मेरे ख्याल में कराची को जो है इनकी अलार्मिंग सिचुएशन है ये पीएसएल दोबारा से कि आप लास्ट पीएसएल में भी ऐसी परफॉर्मेंस और अब भी ऐसी परफॉर्मेंस, तो कुछ चेंजिंग्स कर लें, मैनेजमेंट में भी कर लें और उसके बाद जो है वो आप कुछ यंग टैलेंट को भी मौका फराहम करें। एग्जाम्पल आपके सामने बाकी टीमों की, तो ये तजर्बा ये क्यों नहीं करते हैं। बुशरा ने जिस तरह से बात की है उबैद, कराची किंग्स जो है वो ज़ाहिर अच्छे खिलाड़ी हैं कराची किंग्स के पास और बड़े नाम हैं, लेकिन मुसलसल दूसरा साल है कराची किंग्स की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं है, नाकिस कारकर्दगी है। बिल्कुल ऐसे ही है और इसमें ये लग रहा है कि जो टीम इंतज़ामिया है उसके अंदर खामियां हैं, या फिर ये कि जो फ्रेंचाइज ओनर हैं उनका शायद ज़्यादा उसके अंदर मदाखलत है कि वो अपनी जो है टीम के प्लेयर्स को कि उनको सेट नहीं होने दे रहे, या उनकी तरफ से शायद कोई ऐसी फरमाइश हो कि जी ये प्लेयर जो है वो लाजमी खेलेंगे। अगर इस तरह की सूरत हाल है तो फिर उससे टीम नहीं बनती, क्योंकि टीम जो है वो मेरिट के ऊपर बनती है और जिस खिलाड़ी की जैसी परफॉर्मेंस हो। आप देखें शर्जील खान को जो है वो अपने साथ कंटिन्यू किया था, उसको रिलीज़ नहीं किया, लेकिन उसको खिला नहीं रहे क्योंकि पहले 2 मैचों में उसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन जब आप अपने की प्लेयर्स को रखते हैं, आप उनको रिलीज़ नहीं करते, उनको जो है अपनी टीम के साथ रखते हैं, तो उसका मतलब ये है कि वो आपके प्लान का हिस्सा हैं, उन्होंने लाजमी खेलना है। अगर खेलने वाला प्लेयर है तो उसको आप अपने साथ रखेंगे, बाकी प्लेयर जो है उनको फ्रेंचाइज रिलीज़ कर देती है। लेकिन शर्जील खान को कराची किंग्स ने साथ रखा और अब खिला नहीं रहे, तो मेरे ख्याल में ये शर्जील के साथ भी जाती है और कराची किंग्स अपने साथ भी जो है वो जाती कर रहा है कि उसकी जगह अगर खिलाना नहीं था, उसकी जगह नहीं बन रही थी शर्जील की, तो उसको रिलीज़ कर देते, उसकी जगह पे कोई दूसरा बेहतर प्लेयर जो है वो ले लिया जाता, तो मेरे ख्याल में कराची किंग्स के लिए बेहतर होता। इसी तरह जैसा मैनेजमेंट में हम देख रहे हैं, वसीम अकरम टीम के साथ हैं, लेकिन वो उस वक्त टीम आकर उन्होंने ज्वाइन किया जब टूर्नामेंट शुरू होने वाला था, उस दिन आकर उन्होंने जो है वो आकर टीम को ज्वाइन किया। तो वो टीम का कम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, वो खिलाड़ियों के साथ उनकी हम आहंगी कैसे होगी, या किस तरह से वो परफॉर्मेंस के ऊपर नज़र रखेंगे, क्योंकि मैचेस से पहले जिस तरह से कैंप लगते हैं, डिस्कशन होती है, प्लान्स बनाए जाते हैं, किस टीम के साथ क्या करना है, कैसे खेलना है, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। कराची ने सारे मैचेस जो है वो कराची में खेले शुरू के, तो वहाँ पर भी वो हारते रहे, तो मेरे ख्याल में उनकी जो हिकमत अमली है उसमें फुकदान है, उनकी जो मैनेजमेंट है उसके अंदर तब्दीली की ज़रूरत नज़र आ रही है। ठीक है, अच्छा बुशरा, कराची किंग्स जिस तरह से उबैद ने बात की है, इनकी शिकस्त का मलबा आखिर डाला किस पे जाए, क्योंकि पिछले साल तक हमने बाबर आजम का बड़ा नाम सुना कि जी बाबर आजम भी नहीं है इस मरतबा, तो जिस तरह से लोग कह रहे थे कि जी बाबर आजम स्लो खेलते हैं तो बाकी टीम पे प्रेशर आ जाता है। अब गैर मुल्की खिलाड़ी जिम्मेदार हैं या फिर आपको लगता है वसीम अकरम और शुएब मलिक इसके जिम्मेदार हैं? देखें जी, मैनेजमेंट में तो बात कर ली है उबैद ने, और मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं पर और है भी फॉल्ट वसीम अकरम की सूरत में। और दूसरी बात जहाँ पर है कॉम्बिनेशन की, जैसे मैं करती आई हूँ, शुरू में हमने देखा कि हैदर अली परफॉर्म नहीं कर रहे, उनको कितने चांसेस दिए गए हैं। आपको क्वालिफाइंग मरहले के लिए, प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना है, तो आप इतना ज़्यादा टाइम ज़ाया कर लेंगे, इतने मैचेस लूज़ कर जाएंगे, तो फिर उसके बाद आप अपना अगर कॉम्बिनेशन बनाने की सोचेंगे तो वो फिर आपके लिए सिचुएशन बड़ी सख्त हो जाएगी। क्योंकि देखें सब ही टीमें जो है वो अगर देखती हैं कि कहीं पर हमारा तजर्बा नाकाम हो रहा है तो वो बेहतर करने के लिए आगे बढ़ती हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत सख्त हो जाता है। मेरे ख्याल में कराची को पहले कॉम्बिनेशन की सूरत में ज़रा थोड़ा सा तगड़ा होने की ज़रूरत है। वसीम अकरम को ज़्यादा टाइम देना चाहिए अपनी टीम को, उनके साथ जल रहे हैं, अपना उनके साथ मूड अच्छा रखें और एग्रेशन ठीक है होनी चाहिए। प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है लेकिन एक्स्ट्रा एग्रेशन नहीं होनी चाहिए, इंडिविजुअल उनके साथ काम करें, उनकी परेशानी जाने। अब मैं वही पहले जैसे मैंने शोएब मलिक की बात की थी, तो शोएब मलिक की मैंने जैसे कहा कि T20 के बड़े टॉप वो हमारे प्लेयर हैं, लेकिन अगर हम देखें तो वो उन्होंने बैटिंग में कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नजर नहीं आई है, क्योंकि जो उनका अहम रोल है वो बैटिंग है। बॉलिंग में अगर उनको कोई ओवर दिए गए हैं तो ठीक है, उन्होंने परफॉर्म किया है, लेकिन मेन जो रोल है अगर आप वो ना कर पाएं या अपने कैप्टन के साथ आप जिम्मेदारी ना निभा पाएं तो फिर मेरे ख्याल में कोई फायदा नहीं होता है। इसके हवाले से भी आपका वक्त सामने आया है बुशरा, और इस पर मजीद भी बात करेंगे।
बाकी ये है मैं चाहूँगा कि उबैद ये बताएं कि कराची किंग्स जो है उसको अगले साल क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए, कौन से खिलाड़ियों को शामिल करना चाहिए, कौन से खिलाड़ी अब जिम्मेदार इतने नहीं रहे कराची के लिए और इतने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और उबैद से बात करेंगे। PSL की स्पेशल ट्रांसमिशन जुनून अब तक में एक मरतबा फिर खुशामदीद। उबैद, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कराची किंग्स की और ये कि कराची किंग्स जो है वो पिछले 2 सालों से परफॉर्म नहीं कर पा रही है और बहुत सारी तब्दीलियों की ज़रूरत है। आपका क्या ख्याल है एक्सपर्टीज़ के हवाले से कराची किंग्स को? हालांकि अच्छे खिलाड़ी भी रहे कराची किंग्स के पास, इसके बावजूद भी वो इस मरतबा भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। क्या कहेंगे आप, आगे क्या करना चाहिए कराची किंग्स को, प्लेयर्स के सिलेक्शन के हवाले से भी, कम्बिनेशन के हवाले से भी, और ये कि जो उनके मैनेजर हैं उस हवाले से भी आप क्या कहिएगा? जी बिल्कुल ईशान, कराची किंग्स में काफ़ी सारी तब्दीलियों की ज़रूरत है और एक बार फिर उन्हें बैठना होगा। जो उनके मालकान हैं और जो उनका कोचिंग स्टाफ है, जो हेड कोच हैं, कप्तान हैं, उन सबको बैठकर जो है नए सिरे से हिकमत अमली बनाना होगी। ख़ास तौर से देखना होगा कि दुनिया भर में जो लीग्स हो रही हैं उनमें खिलाड़ी किस सलाहियत के खिलाड़ियों को जो है वो लिया जाता है या किस तरह से उन्हें चूज़ किया जाता है और फिर उनका इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर जो है वो साइंस को देखा जाता है, रिकॉर्ड्स को देखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको देखकर फैसला किया जाता है। तो इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम होता है इस्लामाबाद यूनाइटेड में, कि वो रिकॉर्ड्स को देखते हैं, वो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को देखते हैं और इस चीज़ को सामने रखकर जो है वो अपने खिलाड़ियों को चूज़ करते हैं और फिर उनका इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये वो चीज़ें हैं जिनका ख्याल करना होगा। दूसरा ये कि कम्बिनेशन किस तरह से बनाना है, जो खिलाड़ी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहा है उसको कहाँ तक लेकर जाना है और जो नहीं कर रहा। हम देख रहे हैं कि मोहम्मद आमिर काफ़ी टाइम से कराची किंग्स के साथ हैं और वो मुसलसल खेलते भी जा रहे हैं लेकिन उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। इसी तरह शर्जील खान बहुत टाइम से जो है वो कराची किंग्स के साथ हैं और शर्जील खान एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी परफॉर्मेंस आपको हर मैच में नहीं मिलेगी। फ़खर जमान ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी परफॉर्मेंस आपको हर मैच में नहीं मिलेगी, लेकिन लाहौर कलंदर उसको खिलाता है चाहे उसकी परफॉर्मेंस नहीं भी हो रही। जब खिलाड़ी को एतमाद दिया जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती है, लेकिन यहाँ शर्जील खान को नहीं खिलाया गया जिससे उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी मुतासिर हुई और उसका एतमाद भी मुतासिर हुआ। तो इस तरह से अगर खिलाड़ियों को बार बार चेंज किया जाएगा, हर मैच में नए कम्बिनेशन के साथ उतरेंगे तो फिर टीम नहीं बन पाती और फिर परफॉर्मेंस नहीं आती। हाँ, जाहिर है कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा तो फिर किस तरह से पता चलेगा कि कौन कहाँ पर फिट होता है और किस तरह से खेलता है। ज़ाहिर है खिलाड़ियों की और बॉलर्स की भी एक केमिस्ट्री होती है जो आपस में ज़ाहिर है परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाती है। बुशरा, अब चूँकि परफॉर्मेंस की बात आ गई, कुछ खिलाड़ियों के नाम उबैद ने ले दिए हैं। मोहम्मद आमिर के बारे में आप क्या कहेंगे? मैदान से बाहर तो मोहम्मद आमिर काफ़ी एक्टिव दिखाई देते हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि जो असल खिलाड़ी होता है वो वही होता है जिसकी परफॉर्मेंस ग्राउंड के अंदर नजर आए, ग्राउंड में उसकी परफॉर्मेंस बेसिकली गूंज कर बताए कि मैं प्लेयर हूँ। क्या कहेंगे आप मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस के हवाले से? देखें जी, आमिर के बारे में मैं ये कहूँगी कि 2017 का आमिर और 2023 के आमिर में बहुत फ़र्क है। और अच्छा। मैं ये कहूँगी कि आमिर एक ऐसे प्लेयर हैं जिनके बारे में अभी भी बार बार बात की जा रही थी, क्योंकि बीच में उनके लिए ऐसा फेज़ आया कि उनको कौमी टीम से निकलना पड़ा और फिर अब जो है बार बार कहा जा रहा था कि आमिर को वापस आना चाहिए और यही देखा जा रहा था। चूँकि अब PSL है तो आमिर जो है वो PSL में परफॉर्मेंस देंगे, तो देखते हैं कि किस तरीके से परफॉर्मेंस की बिना पर कमबैक करते हैं। आमिर में हमें जो है वो इस जितने भी 9 मैचेस हुए हैं इनमें हमें कुछ एक्स्ट्रा एग्रेशन नज़र आया है और वो एग्रेशन हमें उनकी परफॉर्मेंस में नज़र नहीं आया है। आप आमिर की अगर बॉलिंग को उठाकर देखें तो ठीक है, उनका साथ निभाने वाला कोई ख़ास बॉलर नहीं था, लेकिन जो आमिर की अपनी बॉलिंग है उस बॉलिंग में हमें कहीं स्विंग नज़र नहीं आया। वो एंगल बॉल करवा रहे थे और जो उनकी स्पीड थी वो भी 130 को क्लिक कर रही थी, उनकी वो स्पीड नहीं थी जो पहले उनकी रही है। तो मैं ये कहूँगी कि आमिर को अभी भी अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि आमिर जो है वो शायद उनको टीम से अलग होने का जो गुस्सा था वो पहले बयानबाजी में उन्होंने इतना निकाला कि वो जब जब मैच में आते थे तो वो ठीक है, हरीफ आपको दूसरी टीम को समझना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए,
लेकिन आमिर का जो एग्रेशन था वो कुछ एक्स्ट्रा था, कुछ अजीब था कि वो बिल्कुल अपनी गेम से आउट हो जाते थे। तो मेरे ख्याल में आमिर को जो है वो उनके लिए बहुत ज़रूरी था कि अपनी गेम पर फोकस करते और मैनेजमेंट में ही उनको कोई समझा लेता। आप देखें जिस तरीके से उन्होंने लास्ट में जब पहला मैच खेला और उनकी एग्रेशन बहुत ज़्यादा दिखी जो किसी को पसंद नहीं आई, उस पर शायद अफरीदी ने उन्हें समझाया कि आप जो है अपनी गेम पर फोकस करें। नेक्स्ट मैच में उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी और वो बड़े अच्छे रुझान में भी हमें नजर आए, बड़ा अच्छा उनका मूड भी था। तो ये चीज होती है, उनकी मैनेजमेंट को चाहिए था कि वो उनकी एग्रेशन को थोड़ा सा चेंज करते। आमिर को थोड़ा सा एग्रेशन कंट्रोल करना चाहिए। जाहिर है जो फास्ट बॉलर्स होते हैं उनमें एग्रेशन तो होती है और पार्ट ऑफ द गेम होती है, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन होनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा उबैद, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने मैच जीतकर 2 पॉइंट हासिल किए, प्लेऑफ की दौड़ में भी वो शामिल हो गई है। अब आप ये बताइएगा कि क्वेटा की जो जीत है बुनियादी तौर पर पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के लिए कितनी परेशानी का बायस है? क्या ये दोनों टीमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स की इस परफॉर्मेंस से परेशान हो सकती हैं, आपको लगता है? ये देखें, पेशावर ज़ल्मी इस वक्त पेशावर और लाहौर का मैच चल रहा है और उसमें पेशावर की टीम जीत के करीब है। अगर ये 2 कीमती पॉइंट मिलते हैं पेशावर को तो फिर उसकी पोजीशन थोड़ा सा बेहतर हो जाएगी। और क्योंकि अभी 3 टीमें हैं जिन्होंने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना है। 4 टीमें होती हैं और उसमें 2 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं, जबकि बाकी 2 टीमें जो है उन्होंने क्वालिफाई करना है। उसके लिए मुकाबला है क्वेटा ग्लैडिएटर, मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी। तो ये तीनों टीमें जो है वो अभी भी इस दौड़ में हैं। पेशावर की टीम अगर अपने बाकी मैचेस जीतती है तो उसकी जो है सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, वो अच्छी पोजीशन में आ जाएगी। फिर मुल्तान और क्वेटा के दरमियान मुकाबला होगा। क्वेटा को अभी 2 मैचेस खेलने हैं, तो क्वेटा के लिए सफ़र अभी थोड़ा सा दूर है, क्योंकि 2 मैच खेलने के बाद और दोनों मैच जीतने के बाद अगर उसके पास 8 पॉइंट होते हैं तो मुल्तान के पास अभी भी 8 पॉइंट हैं। तो फिर मुल्तान और क्वेटा का रन रेट पर जो है वो फैसला होगा। और एक मैच जो है वो इन दोनों टीमों का बाकी है, यानी क्वेटा और मुल्तान। तो उस मैच का जो फातेह होगा वो क्वालिफाई कर जाएगा। तो मेरे ख्याल में यहाँ मुझे पेशावर ज़ल्मी की पोजीशन जो है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। तो क्वेटा की टीम जो है अगर मुल्तान के खिलाफ जीतती है तो फिर उसके लिए जो है वो आसानी होगी, वरना क्वेटा के लिए जो है वो मुश्किल होगी। ठीक है। अच्छा यही बात मैं बुशरा से पूछ रहा था। बुशरा, क्वेटा ने अभी तक 2 कामयाबियाँ हासिल की हैं। इत्तेफाक की बात है कि दोनों कामयाबी कराची किंग्स के खिलाफ है और दोनों मैचों में मार्टिन गिप्टिल की बैटिंग जो है उसने बड़ा अहम किरदार है। अब उन्हें बाकी जो 2 मैच हैं वो पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ खेलने हैं। कितने चांसेस हैं क्वेटा के प्लेऑफ तक पहुंचने के लिए? आपका क्या ख्याल है? देखें जी, मैं ये कहूँगी कि अब आपने जैसे अपने सवाल में ही बता दिया कि 2 कामयाबियां हैं और दोनों में ही एक ही खिलाड़ी चला है, तब जो है वो क्वेटा जीत सकी है। लेकिन वही बात आती है कि सरफराज 11 पूरी को समझना चाहिए कि परफॉर्मेंस किसी एक का नाम नहीं है, परफॉर्मेंस ओवरऑल सबको देना होती है। छोटी छोटी भी आप अगर एडअप करते जाएं तो वो इकट्ठी होकर बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस बनती है। तो इसमें सबको ही परफॉर्मेंस देनी चाहिए और हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल में क्वेटा को मुल्तान तो एक ऐसी साइड है जो कि बड़ी मुश्किल भी लगती है, लेकिन कुछ नामुमकिन भी नहीं हो सकता। लेकिन क्वेटा इस टाइम हार की वजह से इतनी डाउन हो चुकी है कि मेरा नहीं ख्याल है कि क्वेटा मुल्तान से जीत सकेगी। या पेशावर ज़ल्मी ने बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया है और आज जिस तरीके से 200 अबव का उन्होंने टोटल स्कोर पुट अप किया है, तो मेरे ख्याल में पेशावर इस टाइम पे लग रहा है मोस्ट फेवरेट के चौथी टीम वो होगी जो आगे के लिए क्वालिफाई करेगी। ठीक है। अच्छा उबैद, क्वेटा की जो कप्तान है सरफराज अहमद, कल कराची के खिलाफ मैच के दौरान वो ज़ख्मी हो गए थे। उनके हवाले से क्या अपडेट हैं? क्या वो कल पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच के लिए दस्तयाब होंगे या नहीं होंगे? देखिए, कल का मैच जो खेला था कराची और क्वेटा की टीमों के दरमियान, तो उसमें ज़ख्मी हुए थे। नसीम शाह की गेंद जो है वो उनके हाथ पर लगी थी, उसको पकड़ने गए थे, लेकिन वो हाथ से लगकर, उनके बाएं हाथ से लगकर जो है ना गेंद निकल गई थी। तो उसमें उन्हें चोट लगी और फिर वो आखिरी के जो 2 ओवर थे तो उन्होंने विकेट कीपिंग भी नहीं की। उमर अकमल आए थे विकेट कीपिंग करने के लिए और उन्होंने बाकी के मैच जो है वो फिनिश किया था। फिर वो बैटिंग के लिए नहीं आ रहे थे, लेकिन जब विकेटें गिरी और वहाँ पर सरफराज ने कहा टीम डॉक्टर को कि जी मुझे जाना है बैटिंग के लिए, टीम को मेरी ज़रूरत है, और उन्होंने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई मार्टिन गुप्टिल के साथ। तो वहाँ पर जो है उनकी जो इंजरी थी या उनका जो दर्द था हाथ का, उसमें इजाफा हुआ। फिर रात को वो डॉक्टर के पास गए और रात भी मेरी बात हुई थी टीम मैनेजर से, तो उनका यही कहना था कि अभी तक हम कुछ नहीं कह सकते, सुबह हम कुछ बताएंगे कि क्या पोजीशन है। आज जो अपडेट आई है तो उसमें उन्होंने ये बताया कि
डॉक्टर जो है उन्होंने कहा है कि हम सूरत हाल को मॉनिटर करेंगे, कल के मैच से पहले जो है उसका फैसला होगा कि वो मैच खेलेंगे या नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंजरी नहीं हुई है, कोई मतलब हड्डी फ्रैक्चर नहीं हुई है, हाथ पे गेंद लगी है और उसकी सूजन है, उसका दर्द है, लेकिन इंजरी नहीं हुई है। तो अगर कल तक सूरत हाल बेहतर नहीं हुई तो शायद एक मैच जो है वो सरफराज अहमद आराम करें, तो फिर उसके बाद अगली जो आखिरी मैच होगा मुल्तान सुल्तान का, तो उसमें वो होंगे एक्शन में। अच्छा, अगर कल के मैच वो दस्तयाब नहीं होते तो आपको क्या लगता है कि क्वेटा की परफॉर्मेंस पे कितना असर पड़ सकता है? ये बिल्कुल डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पिछले मैच में सरफराज ने अच्छी बैटिंग भी की और उनकी कप्तानी जो है वो ज़रूर मिस करेगा क्वेटा, क्योंकि जिस तरह के वो कप्तान हैं या जिस तरह से टीम को लेकर चलते हैं, तो मेरे ख्याल में वो, हालांकि क्वेटा की टीम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई इस सीज़न के अंदर, मुसलसल जो पहले मैचेस उन्होंने हारे हैं, तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा अगर सरफराज ठीक है, नहीं हो। सरफराज की गैर मौजूदगी से ज़ाहिर है क्वेटा की परफॉर्मेंस पे फ़र्क तो पड़ेगा। और ये जो PSHs हैं वो अपने मुख्तलिफ रंगों के साथ इस वक्त जारी हैं। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो गया है। कल एक मरतबा फिर इस वक्त हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।